देखो अब क्लियर है। पायल, प्रथमेश, सोनाली, चेक करो फटाफट। यस, चलो ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास में ऑर्डिनल यूटिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। बैच वन वाले बहुत आगे चल रहे हैं। बैच वन वालों का ये कंप्लीट हो गया है पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और वो लोग स्टैटिस्टिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट है और स्टैटिस्टिक्स का भी एक चैप्टर उनका हो गया है। वो इसीलिए उन लोग इतना आगे हैं बिकॉज वो लोग का बैच शुरू हुआ था बहुत पहले में, है ना। चलो ठीक है। अपने एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीक के बाद से कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे, वरना क्या होगा, हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले बैच का कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस कर लेंगे, है ना। तो ये वीक में तो थोड़ा छुट्टी वुट्टी है, 3 दिन 4 दिन का गणेश पूजा है, फिर 2 दिन नुआखाई वगैरह, 2-3 दिन छुट्टी है। उसके बाद वाले वीक से हम लोग एक दो एक्स्ट्रा क्लास लेना शुरू करेंगे बैच में, ठीक है, ताकि ये बैच का को भी अपने आगे ले जा पाए, ठीक है। चलो अब, क्या वो बैच में नहीं किए हो ना तुम लोग? ठीक है। नेक्स्ट, चलो हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। क्या होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, किसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस? लास्ट क्लास में पढ़े थे। जब हम यूटिलिटी को क्या करते हैं, प्रेफरेंस को रैंकिंग करते हैं। अब कार्डिनल में हम क्या करते थे, मेजर करते थे, है ना। अब हम लोग यहाँ पे मेजर नहीं करके हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ रैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये लास्ट क्लास में पढ़े थे, लेकिन एक बार फिर से। इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of various alternative combination of bundle of two goods among which the consumer is indifferent। अब इसका मतलब क्या है, देखो आते हैं ग्राफ में। एक कंज्यूमर को हम लोग ये 5 कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किए। पहले दिए कॉम्बिनेशन P, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर T, ठीक है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में क्या था, एक एप्पल था और 15 ठो बनानास था, ठीक है। सेकेंड कॉम्बिनेशन में 2 एप्पल था और 15 बनाना की जगह अब सिर्फ कितना था, 10 बनाना था। थर्ड कॉम्बिनेशन में 3 ठो एप्पल था और 10 के जगह सिर्फ 6 बनाना था। फोर्थ में 4 और 3, और फिफ्थ में 5 और 1, ठीक है। तो इस प्रकार का हम कॉम्बिनेशन, उसको हम पूछे कि कौन सा तुझे चाहिए, ये पांचों में से तुझे कौन सा चाहिए, तो वो हमको क्या बोला, वो हमको बोला कि कोई सा भी दे दो चलेगा। हम बोले ऐसे कैसे चलेगा, कोई सा भी दे दें ऐसे कैसे चलेगा। तो हम उससे पूछे ठीक है, तू बोल तो रहा है कोई सा भी दे दो चलेगा, लेकिन क्यों चलेगा, चल बता दे। वो बोला हमको कि यहां पे जितना मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, एक एक्स्ट्रा एप्पल खाने से मुझे जितना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, उतना ही यहां पे मुझे बेनिफिट का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। पहले 15 बनाना खाता, अब मैं 10 बनाना खाऊंगा, तो उतना का ही मुझे लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछे फिर ठीक है, फिर से एक एप्पल खाएगा, तो यहाँ पे फिर कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा यूटिलिटी, कुछ एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलेगा। तो बोला हाँ, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो कंपेंसेट हो जाएगा किसके साथ, इसका लॉस के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर से एक एप्पल, और इसका जो एक्स्ट्रा होगा ये किसके साथ कंपेंसेट हो, नई विधि सा अभी जस्ट शुरू हुआ है, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा, लॉस, और यहाँ का जो एक्स्ट्रा है वो किसके साथ कंपेंसेट हो जाएगा, इसका लॉस के साथ, ठीक है। तो उसको हम जब पूछे ये पांचों में से कोई कौन सा दे, तो बोला कोई सा भी दे दो, ठीक है। तो हम इसी को जब रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं। देखो वही रिप्रेजेंट किया गया है कर्व में। फर्स्ट कॉम्बिनेशन एक एप्पल और 15 ठो बनाना, सेकेंड कॉम्बिनेशन 2 एप्पल और 10 बनाना, उसी तरीके से सारे कॉम्बिनेशन को हम बना दिए और एक कर्व बना दिए। अब हम उसको पूछे कि ये कर्व में से तेरे को अगर कोई सा भी कॉम्बिनेशन दे तो चलेगा, तो बोला हाँ चलेगा, बिकॉज ये कर्व में मुझे एवरी कॉम्बिनेशन में क्या मिलेगा, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जितना भी कॉम्बिनेशन है इस कर्व के ऊपर, हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हम उसके बाद उससे एक और क्वेश्चन पूछे, हम बोले चल एक काम करते हैं, ध्यान देना, अब आज का क्लास यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। हम उसको इसके बाद पूछे कि तुझे चल मान लेते हैं हम कॉम्बिनेशन पी देते हैं, ठीक है, एक एप्पल और 15 बनाना, ठीक है।
उसके बाद हम उसको बोले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एप्पल और ऐड कर देते हैं, और बनानाज में माइनस नहीं करेंगे, -0 = 15, सिर्फ एक एक्स्ट्रा एप्पल तुझे और दे देंगे, तो क्या ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा? वो बोला ऑब्वियसली मिलेगा, है ना। उसी तरीके से अगर हमारा गुड्स का कॉम्बिनेशन में कुछ इंक्रीमेंट होता है, अगर दूसरा का कुछ डिक्रीज नहीं हो रहा है, सिर्फ एक में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कर्व किधर जाएगा? नया कर्व बना के देखें, ये पॉइंट बना के देखें, 2 एप्पल और 15 बनाना, कहां पे आएगा पॉइंट? ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। उसी तरीके से जब हम ऐसे कुछ ऐड करते गए, इसमें ऐड कर लिए, या इसमें ऐड कर लिए, या इसमें ऐड कर लिए, तो हमको एक नया कर्व मिलेगा, इसके ऊपर रहेगा, जो कि ठीक है, जो कि इसके ऊपर रहेगा। तो अब क्लियर कट ये तो समझ में आ रहा है ना, अगर कोई कर्व इसके ऊपर है मतलब ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना, ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरीके से हम उससे फिर एक क्वेश्चन पूछे कि एक काम करते हैं, तेरज को जो एप्पल हम दे रहे थे वो नहीं देंगे, -1 कर देते हैं, और बनाना जितना देते थे उतना ही देंगे, मतलब 15 का 15 बनाना ही देंगे। तो बताओ पॉइंट कहां पे आएगा? ये साइड आएगा। तो उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है उसका सेटिस्फेक्शन। मतलब ये क्लियर समझ में आ गया, अगर इस ग्राफ के नीचे साइड में कोई भी कर्व है तो इसका मतलब क्या है? वो कम सेटिस्फेक्शन हमको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या चाहेगा? कंज्यूमर का कोशिश क्या रहेगा? वो कौन से कर्व में रहे? कंज्यूमर का अगर मान लो 5 तो कर्व मैं तुमको देता हूं, तो कंज्यूमर का कोशिश क्या रहेगा? वो कौन से कर्व में रहे? देखो काम करते हैं, यहां आ जाओ। कंज्यूमर के पास ये 3 चॉइस था, 1 2 3, वो कहां रहना चाहेगा? IC3 में। क्यों? क्योंकि IC3 हमको क्लियर कट ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। अच्छा, IC3 में वो यहां पे रहना चाहेगा या यहां पे रहना चाहेगा? पॉइंट ए और पॉइंट बी कहीं पे भी रहने से चलेगा। पॉइंट ए और पॉइंट बी वो कहीं पे भी रहे उसको चलेगा, बिकॉज कोई सिंगल इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितना भी पॉइंट होता है वो सारा क्या देता है? इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पे पॉइंट ए इक्वल्स टू पॉइंट बी है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं विदिशा, ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूं 4 पॉइंट देता हूं, ठीक है, तुम बताना कंज्यूमर कहां रहना चाहेगा? फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट एंड चौथा पॉइंट, ए बी सी डी। कंज्यूमर कहां रहना चाहेगा? कंज्यूमर कहां रहना चाहेगा? सी या फिर डी में? ए में तो नहीं रहना चाहेगा, हमको पता, क्योंकि ये कम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्या बी में वो रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उससे भी ऊपर वाला ऑप्शन अवेलेबल है, तो बी में भी नहीं रहना चाहेगा वो। सी में क्या रहना चाहेगा? हाँ रहना चाहेगा, क्योंकि इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिल रहा। क्या डी में रहना चाहेगा? हाँ रहना चाहेगा, क्योंकि सी और डी इक्वल सेटिस्फेक्शन, और दोनों क्या कर रहे हैं? हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो सारे पॉइंट्स क्लियर है, पॉइंट ए बी सी डी। कहां पे? पायल, ठीक है। चल अब आ जाते हैं ऊपर। अच्छा, ये कर्व पढ़ लिए थे हम लोग, उसके बाद पहले ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस बाद में पढ़ेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व के अंदर। एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, पहला एजम्पशन, 2 कमोडिटीज। ऑब्वियस सा बात है, अगर रैंकिंग करना है तो मिनिमम 2 आदमी तो होना चाहिए। अगर सिंगल आदमी है तो फर्स्ट या सेकंड कैसे आएगा वो, है ना। तो मिनिमम 2 आदमी का तो रिक्वायरमेंट है ही है रैंकिंग में, इसीलिए 2 गुड्स का तो मिनिमम हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। इट अज्यूम दैट द कंज्यूमर हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, होल ऑफ विच इज टू बी स्पेंट ऑन द 2 गुड्स। अच्छा, क्या 3 गुड्स हो सकता है? क्या 3 गुड्स हो सकता है? 2 तो होना चाहिए, एक में तो काम नहीं आएगा, हमको पता है, मिनिमम 2 होना चाहिए। क्या 3 हो सकता है? 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है 3 वाला। हमारे सिलेबस में लिमिटेड अप टू 2 कमोडिटीज तक हमारे सिलेबस में है, ठीक है। 3 कमोडिटीज का भी होता है,
लेकिन वो तुमको इकोनॉमिक्स, नॉर्मली अगर इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो कभी भी नहीं पढ़ाया जाएगा, ना 11th में, ना 12th में, ना फ्यूचर में कभी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। तो अगर सिर्फ तुम इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेके सिर्फ इकोनॉमिक्स के ऊपर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी करना चाहते हो तो वहां जाके तुमको पढ़ाया जाएगा कि 3 कमोडिटी में क्या होता है या ज्यादा कमोडिटीज के केस में कैसे होता है, ठीक है। लेकिन हमारा सिलेबस लिमिटेड है 2 कमोडिटीज का केस तक, ठीक है। चलो अब तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि हमारा जितना भी इनकम है हम कितने कमोडिटीज में खर्च करेंगे, 2 कमोडिटीज में खर्च करेंगे, ठीक है। अगर सिंगल कमोडिटी में कर रहे हैं तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, इंडिफरेंस कर्व कर ही नहीं पाएंगे, हमको कहां जाना पड़ेगा, कार्डिनल मेजर में जाना पड़ेगा, हम ऑर्डिनल मेजर कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। गिवन कांस्टेंट प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स। नेक्स्ट, नॉन सटाइटी। सटाइटी का मतलब क्या होता है, सटाइटी का मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। क्या होता है कौन बताएगा, पढ़े थे, लिखे भी थे, लिखे थे पूरा, कब, इसी बैच है, इस बैच में लिखे थे, हाँ इस बैच में भी लिखे थे। बताओ, लिखे हैं, सब लिखा हुआ है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सटाइटी का मतलब होता है, जो नहीं लिखा है लिख लो यहाँ पे, सटाइटी वर्ड का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब क्या होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कौन से पॉइंट को बोलते हैं, जब कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फाई हो गया, मतलब अब उसको और कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब वो अपने एक्सट्रीम लेवल में पहुंच चुका है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर कौन से पॉइंट में अपने सैटिस्फैक्टरी पॉइंट पे पहुंच चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एजम्पशन लेके चलते हैं कि कंज्यूमर अभी तक फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हम एजम्पशन ले लें कि कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फाई हो गया है तो फिर ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। कैसे काम नहीं करेगा, इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर हैज नॉट रीच्ड द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, कंज्यूमर ऑलवेज प्रीफर्स मोर ऑफ बोथ द कमोडिटीज, ठीक है। ही ऑलवेज ट्राइज टू मूव टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व टू गेट हायर एंड हायर सेटिस्फैक्शन। वो जितना हायर इंडिफरेंस कर्व में जाता जाएगा उसको उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता जाएगा, और वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि वो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हायर कॉम्बिनेशन में वो पहुंच पाए, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पशन ले लेके वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो चुका है तो क्या वो कोशिश करेगा ऊपर जाने का, और नहीं करेगा। जब वो सेटिस्फाई हो चुका है ऑलरेडी तो वो और ऊपर जाने का कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा एजम्पशन होता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर अपने सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं पहुंचा है। सैचुरेशन पॉइंट मतलब जहां पे वो मैक्सिमम सेटिस्फाई होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ऑर्डिनल यूटिलिटी। बेसिक एजम्पशन इस कॉन्सेप्ट का, कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रीफरेंस। जैसे वहां पे एक एजम्पशन था कार्डिनल में कि कंज्यूमर कैन मेजर हिज यूटिलिटी, यहाँ पे वही एजम्पशन चेंज होकर क्या बन गया, कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रीफरेंस, ठीक है। कंज्यूमर अपने प्रीफरेंस को क्या कर सकता है, रैंकिंग कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच बंडल ऑफ गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हम अभी तक पढ़े नहीं है, यहाँ पे देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा क्यों डिमिनिशिंग होता है ये, ठीक है। जब हम ये वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को, तब उसके साथ में हम लोग पॉइंट नंबर 4 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 के बगल में लिख दो पेंडिंग, ठीक है। और आखिरी कॉन्सेप्ट, आखिरी पॉइंट और यूनिवर्सल एजम्पशन, रैशनल कंज्यूमर। हमारा कंज्यूमर क्या है, रैशनल है। क्या होता है रैशनल, जिसका दिमागी हालत ठीक है, ठीक है, सोच समझ के वो डिसीजन लेता है, उसको मार्केट के बारे में सारा नॉलेज है, उसको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल कंज्यूमर। The consumer is assumed to be behave in a rational manner, that is he aims to maximize his total satisfaction, ठीक है। चलो क्लियर है इधर, मुस्कान, पायल, प्रथमेश, सोनाली, विदिशा। चलो ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व आ जाओ।
प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस, देखना ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। प्रॉपर्टीज में ही पूरा का पूरा एमसीक्यू का मैक्सिमम क्वेश्चन छुपा होता है, ठीक है। इसी के अंदर ये कॉन्सेप्ट से जितना भी एमसीक्यू आएगा उसमें से 40-50% इसके अंदर ही है, ठीक है, टोटल आउट ऑफ दिस टोटल, ठीक है। देखना, इनडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये कॉन्वेक्स होता है। पीपीसी क्या होता था? कॉनकेव होता था पीपीसी। ये क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स होने का मतलब ये कर्व कैसा होगा? हम कहां पे खड़े होंगे? हम हमेशा ओरिजिन में खड़े होंगे। हम खड़े हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे खड़े, ठीक है। हमारे लिए क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो कॉन्वेक्स कैसे होगा हमारे लिए? जब कर्व, एक सेकंड, ये क्या हो गया? इनडिफरेंस कर्व। ये क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए, ठीक है। एन इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिशिंग होता है, इसी वजह से वो क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। अब याद करो एक कॉन्सेप्ट, पीपीसी के केस में हम लोग 3 तो पॉइंट पढ़े थे। पीपीसी कब कॉन्केव होता है, कब कॉन्वेक्स होता है, कब स्ट्रेट लाइन होता है। तो कॉन्केव कब होता है पीपीसी? कॉन्केव, कॉन्केव कब होता है? जब इंक्रीजिंग एमआरटी होता है। कॉन्वेक्स कब होता है? डिक्रीजिंग एमआरटी में। और स्ट्रेट लाइन कब होता है? कांस्टेंट एमआरटी में। यहाँ पे जब एमआरएस, एमआरटी और एमआरएस सेम ही है, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन गुड्स के केस में, प्रोडक्शन के केस में होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कंजम्पशन के केस में होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट 99% सेम है, थोड़ा सा अलग है, वो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब अगर डिमिनिशिंग है तो क्या होना चाहिए कर्व? डिमिनिशिंग पीपीसी में क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। यहाँ पे भी इसीलिए ये क्या है? कॉन्वेक्स, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिशिंग है, इसीलिए क्या है? ये कॉन्वेक्स है। क्लियर है? चलो अब MRH declines continuously because of law of diminishing marginal utility. It must be noted that MRS indicates the slope of indifference curve. ठीक है, अब ये हम लोग पढ़ लेंगे, जब MRS पढ़ेंगे तब हम लोग उसको डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, indifference curve slopes downwards. पॉइंट नंबर 2, indifference curve slopes downwards. मतलब इसका मतलब क्या? डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे आ रहा है। शुरू कहां से हुआ था कर्व? ऊपर से। किधर साइड स्लोप हो रहा है? ये डाउन साइड हो रहा है, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है पॉइंट में, इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इट इंप्लाइज दैट कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ वन गुड, ही मस्ट कंज्यूम लेस ऑफ अदर गुड्स। अगर एक गुड्स का कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहा है तो दूसरे का कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज इक्वल सेटिस्फेक्शन कहां से मिलेगा? सोच के देखो, एक एप्पल खा रहा था, 15 बनाना खा रहा था, तो अगर एप्पल का एक यूनिट को बढ़ाएगा तो बनाना को तो कम करना पड़ेगा ना। अगर उसको कांस्टेंट रखेगा तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन तो ज्यादा हो जाएगा। अगर हमको कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन चाहिए, एप्पल को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो बनाना को तो डिक्रीज करना पड़ेगा। तो वही चीज है, अगर हम एक गुड्स का कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, इट इंप्लाइज दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ वन गुड्स, ही मस्ट कंज्यूम लेस ऑफ द अदर गुड्स। दूसरे गुड्स का कंजम्पशन उसको कम करना ही पड़ेगा, ठीक है। इट हैपेंस बिकॉज if the consumer decides to have more units of one good, say apple, he will have to reduce the number of units of another good, say banana, जो हमारे एग्जाम्पल में था, so that the total satisfaction always remains the same, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अभी जस्ट पढ़े थे, है ना। जितना ज्यादा हम इंडिफरेंस कर्व में ऊपर जाते जाएंगे उतना ज्यादा हमको सेटिस्फेक्शन मिलते जाएगा। तो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे हमारे एग्जांपल में यहाँ पे आ गया इंडिफरेंस मैप, यहाँ पे IC3 हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ये कर्व में अगर कोई भी पॉइंट है तो ये हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। IC1 से ज्यादा अच्छा क्या? IC2। IC2 से ज्यादा अच्छा क्या है? IC3।
तो हम जितना ऊपर जाते जाएंगे कर्व में उतना हम लोग को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलते जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सेम कर्व में ऊपर साइड मूव कर रहे हैं तो क्या हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा? ए से बी में गए, बी से सी में, सी से डी में, तो क्या हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 में, यहाँ पे कुछ मार्किंग कर लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट लार्ज बंडल ऑफ गुड्स विच मीन्स मोर यूटिलिटी बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, indifference curve can never intersect each other, most important point। two indifference curve can never intersect each other, ठीक है। अब क्यों ऐसा देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। आओ इधर, अच्छा कर्व तो बना हुआ है, इसी में पढ़ लेते हैं। देखो IC1 को पहले देखना, इंडिफरेंस कर्व नंबर 1, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, 2 पॉइंट है IC1 के ऊपर, ठीक है। मतलब पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल्स टू पॉइंट बी होना चाहिए। सेम कर्व के ऊपर 2 पॉइंट है तो दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। वैसे ही IC2 को देखो तो थोड़ा, पॉइंट सी और पॉइंट ए दोनों कहाँ पे? IC2 के ऊपर है, तो इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं A इक्वल्स टू सी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिकॉज IC2 में हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट सी किसके साथ इक्वल है? पॉइंट ए के साथ इक्वल है, ठीक है। मतलब एज पर IC ये क्या हो गया? एज पर IC1, और ये क्या हो गया? एज पर IC2। अब मैथ्स का बेसिक फॉर्मूला, अगर A इक्वल्स टू बी होता है एंड B इक्वल्स टू सी होता है तो A मस्ट बी इक्वल्स टू सी, होगा ही होगा, है ना। तुम्हारा पॉकेट मनी उसके साथ इक्वल है, उसका पॉकेट मनी उसके साथ इक्वल है, तो तीसरे का पॉकेट मनी पहले के साथ तो इक्वल होगा ही होगा। बेसिक मैथ्स का रूल है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है? A मस्ट बी इक्वल्स टू, ए नहीं, B मस्ट बी इक्वल्स टू सी, B मस्ट बी इक्वल्स टू सी। क्या ये हो तो है? क्या ये है? नहीं है, बिकॉज दोनों कहाँ है? अलग अलग इंडिफरेंस कर्व में। जब दोनों अलग अलग इंडिफरेंस कर्व में है तो दोनों इक्वल नहीं है। अब दोनों इक्वल नहीं है मतलब मैथ्स का रूल क्या हो गया? फेल हो गया, दिस इज नॉट इक्वल। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? गलत हो गया मैथ्स का रूल। इसीलिए कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जब आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कभी भी हमको ये रूल लगाना ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या दोनों पैरेलल होंगे? सोच लो, मैथ्स का बेसिक रूल पूछ रहा हूं, क्लास 6 का क्वेश्चन है। अगर दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या वो दोनों पैरेलल होगा? जरूरी है हमेशा पैरेलल होगा? अगर दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पायल प्रथमे सोनाली विदिशा, अगर दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या इसका मतलब ये है कि 100% टाइम दोनों पैरेलल ही होगा? सोच लो पहले ध्यान से, सोच लो, मैथ्स क्लास 6 का क्वेश्चन है। विदिशा वेरी गुड, होगा, है ना। दोनों अगर सेम प्लेन के ऊपर है, मतलब सेम सरफेस के ऊपर है और दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब दोनों पैरेलल ही होगा, है ना। कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब क्या? दोनों पैरेलल है। अगर पैरेलल नहीं है तो कभी ना कभी तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, कोई ना कोई साइड से, है ना। चलो बाय, चलो ठीक है। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इसका मतलब ऑल इंडिफरेंस कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। चलो, as two indifference curve cannot represent the same level of satisfaction, they cannot intersect each other. It means only one indifference curve will pass through a given point on an indifference map. एक मैप के ऊपर, इंडिफरेंस मैप के ऊपर अगर कोई हम एक पॉइंट बना दें तो उस पॉइंट से मैक्सिमम कितना कर्व पास हो सकता है? सिर्फ एक ही कर्व पास हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक मैथ्स का एक और बात, एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितना ठो लाइन पास हो सकता है? मैथ्स में
अगर मैं एक पॉइंट ड्रॉ करूं तो वो पॉइंट से कितना तो स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। 2 पॉइंट को लेके कितना तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? देखो ये क्या हो गया इसको, एक पॉइंट को लेके हम लोग कितना तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। कोई 2 पॉइंट को क्रॉस करके हम कितना तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम एक ही ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही हम जब इनडिफरेंस कर्व बनाते हैं, ये मान लो एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से मैक्सिमम कितना तो कर्व पास हो सकता है? एक ही कर्व पास हो सकता है, बिकॉज दो इनडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो मैक्सिमम कितना कर्व बनेगा? एक ही कर्व बनेगा, ठीक है। एक से ज्यादा कर्व और बन नहीं सकता, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है, ठीक है। चलो आज ये पढ़ाने नहीं दूंगा सोच लिया। अरे क्या, कहाँ चला गया ये? हाँ, गणेश पूजा का भी और वो परमानेंट भी कुछ कुछ बना देगा, दोनों ही काम हो जाएगा। चलो, इट मीन्स ओनली वन डिफरेंस इनडिफरेंस कर्व विल पास थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑन अ इनडिफरेंस मैप, ठीक है। नेक्स्ट, सेटिस्फेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ऑन IC1 विल बी सेम। अच्छा, ये हम पूरा अभी पढ़ लिए, जो हम यहाँ मैथ्स का थ्योरी लगाए ना, वो यहाँ से यहाँ तक था। नेक्स्ट, क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट में चलें, पॉइंट नंबर 5। एन इनडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच एक्स एक्सिस एंड और वाई एक्सिस। ये पॉइंट भी, अब ये क्या बोल रहा है देखो, ये बोलता है कि कोई भी इनडिफरेंस कर्व ना कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा ना कभी वाई एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। मतलब ये जो कर्व है ये कभी भी ऐसे पास हो के ऐसा नहीं होगा कि ये इसको टच कर जाए, है ना, और ना ये कभी ऐसा होगा कि ये आके ऐसा आके इसको क्रॉस कर जाए। क्यों ऐसा? जब ऐसा कभी होगा इसका मतलब क्या है? कोई एक कॉमोडिटी जीरो हो गया। एक्सिस को कब टच करता है? जब जीरो होता है, ठीक है। ये जब इसको टच कर रहा है, इसका मतलब एप्पल्स कितना है यहाँ पे? जीरो, और बनाना जितना भी है जो भी है, ठीक है। और अगर वो इसको टच कर लेता है तो बनाना का क्वांटिटी कितना हो गया? जीरो हो गया। अगर कोई भी एक प्रोडक्ट का क्वांटिटी जीरो हो गया तो हम तो ये कॉन्सेप्ट को लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा बेसिक अजम्पशन क्या था? मिनिमम 2 गुड्स होना चाहिए। अगर 2 गुड्स में से किसी एक का क्वांटिटी जीरो हो जाए तो हम ये कॉन्सेप्ट को लगा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कभी भी इनडिफरेंस कर्व एक्सिस को टच नहीं करेगा, ना एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस को टच कर जाए या वाई एक्सिस को टच कर जाए, इसका मतलब कोई एक का क्वांटिटी क्या हो गया? जीरो हो गया। अगर कोई एक प्रोडक्ट भी जीरो हो जाता है तो हम ये कॉन्सेप्ट ही नहीं लगा सकते। ये कॉन्सेप्ट का बेसिक अजम्पशन है मिनिमम कोई 2 गुड्स का कंजम्पशन होना चाहिए, 2 गुड्स का कंजम्पशन होना चाहिए। हाँ, अगर कोई एक को अगर हम कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलो, द इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस assume consumption of 2 goods, that is 2 goods are always consumed. First point, if indifference curve touches y axis it would mean that consumption of commodity on x axis is zero. Similarly, if indifference curve touches x axis it would mean that consumption on commodity of y axis is zero. So indifference curve can never touch the axis, ठीक है। क्लियर है यहां तक? क्या क्या क्या? हाँ, वो तो पढ़ाने देगा जब तो पढ़ाने देगा जब तो, मान ही नहीं रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा अभी तक यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट और टोटल पेंडिंग है। एक है अपना
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, ये कॉन्सेप्ट बाकी है, और एक कॉन्सेप्ट क्या बाकी है हमारा, अच्छा इंडिफरेंस मैप भी बाकी है, और एक ये भी बाकी, 3 कॉन्सेप्ट बाकी है, एक मोनोटोनिक प्रेफरेंस, एक इंडिफरेंस मैप, और तीसरा हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एक काम करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बिकॉज आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, तो सही तरीके से ना वीडियो रिकॉर्डिंग हो पा रहा होगा, ना ऑनलाइन वालों का क्लास हो पा रहा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, कोई भी डाउट्स वगैरह होगा तो भेजना, मुझे भेज देना। ठीक है, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।